वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। और लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे वाला टॉपिक डेट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज द नेम इंडिकेट्स कि करंट के फ्लो होने से अगर कोई वायर या कंडक्टर हीट एनर्जी डिसिपेट करता है या वो गर्म हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स व्हाट, इफ अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर then it gets heated up because of the presence of resistance in the conductor wire. This phenomena is known as heating effect of electric current. तो definition क्या होगी इसका? When a current is flowing through a wire, it gets heated up due to its resistance. Thus, electrical energy is converted into heat energy. This phenomena is called heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हमने ये कहा अगर कोई प्लेट है, कोई कंडक्टर प्लेट है या सर कोई वायर है, अगर उससे करंट फ्लो हो रहा है तो सर वो प्लेट या वो वायर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, वो हीट एनर्जी को डिसिपेट करने लग जाएगी। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे काफी यूजफुल है डोमेस्टिक पर्पज से भी। और जैसे अगर हम देखते हैं कि हम प्रेस यूज करते हैं घर में, हम गीजर का यूज करते हैं, हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं, ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैं ये कहूं कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स जो इसके हो सकते हैं वो, तो अगर मैं बात करूं कि सर एप्लीकेशंस क्या है इसकी, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एप्लीकेशन से हम क्या समझते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी वायर से या किसी प्लेट से या किसी डिवाइस से करंट फ्लो करा रहा हूं तो वो गर्म हो जाए, वो हीटअप हो जाए और हमारे जो बेसिक पर्पज है उसको सॉल्व करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ का इलेक्ट्रिक प्रेस या आयरन कह दीजिए या इलेक्ट्रिक प्रेस कह दीजिए, तो हम देखते हैं कि सर जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उसमें जो प्लेट होती है नीचे, है ना, बेस में जो प्लेट होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है और जैसे ही आप प्रेस को ऑन करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो वो यहाँ हैंडल है, ये हैंडल है इंसुलेटर, तो वो जो प्लेट है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, क्यों गर्म हुई? क्योंकि आपने उसमें क्या किया, करंट फ्लो हुई और करंट फ्लो होने से क्या हुआ, वो प्लेट गर्म हो गई। वो क्यों होती है, उसमें एक फॉर्मूला लगता है H इजिकल्स टू I²RT। इससे, इस फॉर्मूले से हम ये देखते हैं कि सर करंट फ्लो हो रहा है, उस प्लेट का एक रेजिस्टेंस होगा, T इज फॉर टाइम, तो थोड़ा टाइम, उसमें थोड़े टाइम के लिए करंट फ्लो होगी तो हीट एनर्जी डिसिपेट होगी। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसको भी। और सर सेकंड जो है, जैसे अगर मैं आपको ये कहता हूं कि रूम हीटर, तो हीटर में भी आप देखते हैं ऐसी कॉइल होती है, ये कॉइल एक रॉड पर लगी हुई होती है ऐसे, तो ठीक है, तो अब जैसे आपने सप्लाई दिया तो ये करंट इस कॉइल से फ्लो हुआ
और कॉइल का एक नेक रेजिस्टेंस होगा। तो वापस हम यही फॉर्मूला लगा के यहाँ से देख सकते हैं कि जो कॉइल है वो क्या करती है, गर्म हो जाती है और हीट एनर्जी को डिसिपेट करती है, और आपका जो रूम है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं रूम हीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। अगर कोई पूछे तो रूम हीटर का वर्किंग प्रिंसिपल भी क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड इज ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन। तो इसमें भी, इलेक्ट्रिक ओवन में भी आप ये देखते हैं कि करंट सप्लाई होने से जो अंदर हीट डेवलप होती है, उसमें भी एक प्लेट लगी हुई है, वो प्लेट गर्म होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ओवन। या अगर मैं वाटर हीटर की बात करता हूं, वाटर हीटर या उसको आप गीजर कह सकते हैं, तो गीजर में भी सेम कंसेप्ट ही लगता है कि वहां पर भी सर कॉइल होती है, एक रॉड होती है, और वो रॉड सर नाइक्रोम की बनी हो सकती है, वो क्रोमियम की बनी हो सकती है, वो निकल की बनी हो सकती है, वो मैग्नाइन की बनी हो सकती है, वो कॉन्स्टेंटाइन की बनी हो सकती है। तो जो भी ऐसे मटेरियल हैं जिनका टेम्परेचर विद स्टैंड ज्यादा होता है, टेम्परेचर विद स्टैंड का मीनिंग होता है जो ज्यादा टेम्परेचर या जो ज्यादा हीट को सहन करने में जो कैपेबल हो, या जो ज्यादा जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो हो वो ज्यादा हो, यानी वो जल्दी ना पिघले, ऐसे ही मटेरियल हम यूज में लेते हैं। बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल यूज कर लिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो सर हमारा जो डिवाइस है वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर इफ करंट जो है वो ज्यादा देर के लिए फ्लो हो रहा है, तो सर वो डिवाइस या वो इक्विपमेंट वो तो जल जाएगा सर। क्यों? क्योंकि हीट डेवलप होगी, हीट जो है उससे डिसिपेट होगी, और ज्यादा हीट डिसिपेट होने पे तो वो उसकी जो प्लेट है या जो रॉड है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम जो यहाँ मटेरियल भी यूज करेंगे वो अच्छी क्वालिटी के, अच्छे कंडक्टर होने चाहिए, जो ज्यादा हीट को फ्लो या हीट को डिसिपेट कर सकते हैं, और जिनका टेम्परेचर विद स्टैंड ज्यादा हो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो, हाई हो। तो अगला जो हम टॉपिक है यहाँ पे हमारा, या इसी में अगर मैं ये कहूं कि ऐसे प्रॉपर्टीज क्या होंगी गुड हीटिंग मटेरियल्स की, तो वो हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग यही है कि सर वो चीज जल्दी से मेल्ट ना हो, क्योंकि इफ करंट इज फ्लोइंग फॉर 1 और 2 आवर तो भी वो क्या हो, सस्टेन कर सके उसमें। क्योंकि हम फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेस का यूज करता हूं, तो प्रेस का यूज करने से, सेकेंड इज नेग्लिजिबल वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। कहने का मतलब है कि सर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, यानी करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब अगर सर टेम्परेचर के बढ़ने से अगर रेजिस्टेंस फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस अगर फ्रिक्वेंटली या बहुत फास्ट रेट से अगर चेंज हो रहा है, तो सेकेंड टाइम यूज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, थर्ड टाइम उसको यूज करेंगे हम तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो ज्यादा दिन या ज्यादा समय तक वो चल नहीं पाएगा। तो हमारा ऐसा मटेरियल हम यूज करेंगे जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, यानी सर जिसके रेजिस्टेंस में बहुत कम या ना के बराबर चेंज आए, कब, जब उसका टेम्परेचर बढ़े या घटे। तो हमने ये लिखा नेग्लिजिबल वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। क्योंकि देखिए कई बार हम कोई अप्लायंस है, जैसे मान लीजिए वाटर हीटर की हम बात करते हैं, गीजर की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम गीजर को केवल 5 मिनट्स के लिए ऑन करते हैं, कई बार ऐसा होता है हम उसको 1 आवर के लिए ऑन करते हैं। तो अगर 5 मिनट और 1 आवर में देखा जाए, और अगर सर फ्रिक्वेंटली रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो सर फिर वो डिवाइस जो है वो जल्दी खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। थर्ड हमने लिखा है हाई रजिस्टिविटी। यहाँ पे लिखा है हाई रजिस्टिविटी, ना कि हाई रेजिस्टेंस। हाई रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, बिकॉज वी नो रिलेशन बिटवीन द रजिस्टिविटी एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोथ आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं किसी का टेम्परेचर कॉफिशिएंट को बढ़ा रहा हूं तो उसका रजिस्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हालांकि ये फॉर्मूला आपके 12th क्लास में है, तो 10th क्लास में तो ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। रजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ना कि रजिस्टेंस। अगर रजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट की अमाउंट कम हो जाएगी, तो यहाँ पे रजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ना कि रजिस्टेंस। तो वापस देख लीजिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट। अच्छे हीटिंग एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, फटाक या जल्दी से, है ना, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ाने से वो उसका मेल्टिंग पॉइंट पिघलना जल्दी नहीं चाहिए, तो इट शुड बी हाई, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई रादर देन लो। नेग्लिजिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब हम कुछ अच्छे एलिमेंट्स, सर कौन से अच्छे एलिमेंट्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो कुछ अच्छे एलिमेंट्स यानी सम गुड हीटिंग एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम लिख सकते हैं सम गुड हीटिंग एलिमेंट्स, यानी कुछ जो मार्केट में अवेलेबल हैं ऐसे अच्छे हीटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम एक पढ़ते हैं नाइक्रोम, एक हम पढ़ते हैं मैंगनाइन, और ऐसे ही एक हम पढ़ते हैं कॉन्स्टेंटाइन। तो ये सब मेटल एलॉयज हैं। निकल की, नाइक्रोम की अगर हम बात करें तो ये निकल प्लस क्रोमियम के कॉम्बिनेशन से बनता है नाइक्रोम, एंड इट इज वेरी गुड कंडक्टर। मैंगनाइन की अगर हम बात करें तो ये कॉपर प्लस मैंगनीज, कॉपर प्लस मैंगनीज प्लस निकल से मिलकर बनता है, तो ये भी एक मेटल एलॉय ही है। और कॉन्स्टेंटाइन की हम बात करें तो ये कॉपर प्लस निकल से मिलकर बनता है। तो बेसिकली हमने अभी ये देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब भी किसी वायर, किसी प्लेट जो कि मेटल की बनी हो, उससे अगर करंट फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस इट्स हीटेड अप, और हीट होने के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इसी कंसेप्ट को हम अपने एप्लीकेशंस में यूज कर लेते हैं, जैसे कि हीटर, गीजर, ओवन। और फिर हमने पढ़ा कि अच्छे हीटिंग एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस में कम से कम वेरिएशन होना चाहिए विद द टेम्परेचर वेरिएशन, एंड रजिस्टिविटी शुड बी हाई। फिर हमने पढ़ा कुछ अच्छे एलिमेंट्स के बारे में, नाइक्रोम, मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटाइन। तो जैसा कि आपने देखा होगा, पोटेंशियोमीटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या मीटर ब्रिज हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि 12th क्लास में प्रैक्टिकल में यूज होते हैं। तो वहां पे जो वायर बने होते हैं वो कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नाइन का हम यूज लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया था कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कितनी हीट बनेगी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेसिकली हमें क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द हीट जनरेटेड। तो ये क्या है, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन heat generated and current flowing through कंडक्टर। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है और जो हीट बनती है, तो जो हीट बनेगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये तीनों इक्वेशंस हम लिखेंगे
तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, नंबर 1, heat generated is directly proportional to the amount of current. Heat generated is directly proportional to the square of current flowing through the conductor. Means H is directly proportional to I square. Second, heat generated is directly proportional to the resistance of the conductor. यानी H is directly proportional to R. थर्ड अगर मैं बोलूं तो हीट generated is directly proportional to the time for which current is flowing. Means H is directly proportional to T. Okay, if I combine all the three equations by combining all equations, तो H is directly proportional to I square RT. फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करके कांस्टेंट डाला and k equals to 1. एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली क्या देखी गई 1. तो योर फाइनल आंसर विल बी H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. अब ये सेटिस्फाइड भी होता है अगर किसी डिवाइस से या किसी कंडक्टर से आप करंट ज्यादा फ्लो कराओगे तो ज्यादा हीट बनेगी, उसका रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. अब सर इसकी यूनिट क्या होगी? तो जूल साइंटिस्ट थे तो उन्हीं की नाम पर यूनिट दी गई, डेट इज जूल. हाँ, कैलोरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो हम हीट एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे वो किस टर्म्स में करते हैं? जूल में. तो इसका हम प्रूफ देख सकते हैं, डेरिवेशन देख सकते हैं. वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है डेट इज W अपॉन Q, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट A in the electric field of the source charge divided by test charge. ये मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले डिस्कस कर चुका हूं. तो यहां से हमने ये लिखा, तो W इज इक्वल्स टू क्या आ गया? V इंटू क्यू आ गया. ये रहा V इंटू क्यू. ओम्स लॉ हम जानते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर. और करंट की डेफिनेशन से हमने क्या किया? चार्ज की वैल्यू निकाली, डेट इज आई टी. अब V और Q की वैल्यू, ये रहा V और ये रहा Q, तो यहां पे पुट कर दीजिए. तो हमने ये देखा कि सर वर्क इज इक्वल्स टू आ गया आई स्क्वायर आई टी. अब ये जो वर्क डन है, द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी. बिकॉज जब करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है? उसका अपोज करता है, और इस अपोजिशन में ही क्या होता है? वो चीज हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है. तो इसी को हमने लिखा, द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो यू कैन राइट H इज इक्वल्स टू W और फाइनली H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. तो आई होप
आपको ये समझ में आ गया होगा डेरिवेशन, आज का टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चलेंगे। थैंक यू।